हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछले लेक्चर में हमने स्टडी किया था कैलिक्स एंड फ्लावर्स, हाइपोगैनस, एपिगैनस एंड पेरिगैनस। अब इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे कोरोला, है ना। उसके बाद में एंड्रोशियम, गैनोशियम। तो कोरोला की स्टडी स्टार्ट हो रही है ना। कोरोला, इसको कहते हैं दलपुंज। दलपुंज, इनकी क्या खास बात है? यह पुष्प में दूसरे बाहरी चक्र के रूप में उपस्थित होते हैं। इनके द्वारा आंतरिक भागों की रक्षा तथा कीटों को आकर्षित कर परागण से मतलब ये नॉर्मली रंगीन होते हैं। इनके कलर के हिसाब से ही पुष्प का हमें कलर नजर आता है, और ये कलरफुल इसलिए हुए हैं जिससे कि कीटों को आकर्षित कर सके। और जब कीट आकर्षित होते हैं तो फिर वो परागण की प्रक्रिया संपन्न करते हैं। आकर्षित कर परागण की प्रक्रिया संपन्न कराते हैं। परागण की प्रक्रिया को ये संपन्न कराते हैं, ठीक है। इसकी इकाई क्या होती है? इसकी इकाई होती है पेटल। इसकी इकाई पेटल है, ठीक है। अच्छा जी, पुष्प में पेटल्स की व्यवस्था ही पुष्प की आकृति का निर्धारण करती है। एक्चुअली इस जगह एनसीईआरटी में दिए हैं, पुष्प की विभिन्न आकृतियों के रेस्पेक्ट में बात करी गई है ना। तो जैसे कीपाकार पुष्प, या फनल से पुष्प, ये कहाँ पाए जाएंगे? तो
तो ये पाए जाते हैं धतूरा। धतूरे का पुष्प कीप के समान होता है। नलिकाकार, नलिकाकार मतलब ट्यूबुलर फ्लावर पुष्प, ये पाए जाते हैं सूरजमुखी के अरपुष्पक। सूरजमुखी, सूरजमुखी के अरपुष्पक, पुष्पक मतलब रे फ्लोरेट हैं। इनकी आकृति नलिकाकार होती है। अच्छा, ये जिह्वाकार भी होते हैं, है ना, ट्यूबुलर। बाइलेबिएट, द्विओष्ठीय, द्विओष्ठीय, बाइलेबिएट, बाइलेबिएट पुष्प मीन्स फ्लावर। तो ये पाए जाते हैं तुलसी तथा साल्विया। ऐसे डॉग सेप, डॉग फ्लावर बोलते हैं, कुत्ते की आकृति होती है, डॉग फ्लावर। स्नैपड्रैगन, स्नैप ड्रैगन, स्नैपड्रैगन, ठीक है। इसी का नाम है एंटीराइनम मेजस, ठीक है, स्नैपड्रैगन के नाम से जाना जाता है। तो ये कहीं ना कहीं पुष्प की आकृति है जो हमें यहाँ पर नजर आ रही है। अच्छा जी, अब बात करी जाए कि पुष्प में गैमोपेटेलस कंडीशन और पॉली पेटेलस कंडीशन भी हमें देखने को मिलती है। गैमोपेटेलस, पेटेलस फ्लावर, संयुक्त दलीय पुष्प कह सकते हैं जब पुष्प में पेटल्स आपस में जुड़े रहते हैं, जुड़े रहते हैं, ठीक है, तब ऐसी कंडीशन को हम गैमोपेटेलस, है ना, इनके इंग्लिश शब्द को जरा दिमाग में रखना। गैमो जुड़े रहते हैं तब गैमोपेटेलस संयुक्त दलीय, गैमोपेटेलस अवस्था होती है ना। उदाहरण क्या लोगे? तो उदाहरण सोलेनेसी फैमिली, उदाहरण होगा सोलेनेसी। इसमें आप ले लो धतूरा, है ना, धतूरा। इसके बाद में कंपोजिटी, अरपुष्पक में भी गैमोपेटेलस अवस्था होती है, कंपोजिटी।
रेफ्लोरेट्स, रेफ्लोरेट्स जो अरपुष्पक कहलाते हैं, है ना। तो ये गैमोपेटैलस अवस्था कहलाती है। हालांकि एक फैमिली है कॉनवॉल्वुलेशी, जो आंकड़े की फैमिली है, अकौवा बोलते हैं, देशी अकौवा। आंकड़ा कैलोट्रोपस में तो पॉली अवस्था होती है ना। तो ये चीज हो गई। अच्छा जी, अब आती है अवस्था पॉलीपेटैलस अवस्था। पॉलीपेटैलस फ्लावर जब पुष्प में पेटल्स एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। तो ये पॉलीपेटैलस अवस्था कहलाती है। तब पॉलीपेटैलस अवस्था कहलाती है। पेटैलस अवस्था कहलाती है। अवस्था कहलाती। उदाहरण क्या दोगे? उदाहरण है ब्रेसिकेसी, ब्रेसिकेसी मतलब सरसों, मस्टर्ड। सरसों बेस्ट एग्जाम्पल इसमें, है ना। इसके बाद में है फाबेसी। फाबेसी में आ जाएगा पी, मटर, है ना, मटर, सैम आदि। तो ये क्या हो गई? पॉलीपेटैलस अवस्था। हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है उन फैमिली पर जो एनसीईआरटी में एक्सप्लेन की गई है, ठीक है। तो ये पॉलीपेटैलस एंड गैमोपेटैलस अवस्था कहलाते हैं। अब इसमें जो कॉडुकस, आशुपाती, जो अंतःदल होते हैं, वो किस में पाए जाते हैं? आशुपाती, पेटल्स जो शीघ्र ही गिर जाते हैं, है ना। जब पुष्प के पेटल्स शीघ्र ही पुष्प से अलग हो जाते हैं, पुष्प से अलग होते हैं। उदाहरण एक तो है आर्जीमोन, पूरा नाम है मैक्सिकाना, हिंदी में इसे कहते हैं सत्यानाशी। ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ना। तो आशुपाती। और उधर कैलिक्स के रेस्पेक्ट में आपको परसिस्टेंट पूछा जाएगा। परसिस्टेंट यूनिक करेक्टर है सोलेनेसी फैमिली का। जैसे बैगन में आप देखते हो फलों के साथ भी पेटल्स जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो ये ऐसी इंफॉर्मेशन है जो एनसीईआरटी बेस्ड है, मैं फिर कह रहा हूँ, है ना। अपने मॉड्यूल में काफ़ी इंफॉर्मेशन है, डायग्राम भी है, आप उन्हें एक बार देख लें, ठीक है।
अब यहां से चलते हैं हम एस्टिवेशन में। कहा? एस्टिवेशन, दल विन्यास। नेक्स्ट हेडिंग इज एस्टिवेशन। ये काफी महत्व रखती है एस्टिवेशन, क्योंकि कैलिक्स के रेस्पेक्ट में भी हमें यही पढ़ना है। दल विन्यास, एस्टिवेशन। दल विन्यास, एस्टिवेशन। ठीक है, ये क्या होता है? पुष्प में सेपल अथवा पेटल्स, सेपल्स अथवा पेटल्स की एक दूसरे के साथ व्यवस्था का क्रम दल विन्यास कहलाता है। दल विन्यास कहलाता है। सेपल का अन्य सेपल के साथ, पेटल्स का अन्य पेटल के साथ, है ना। सेपल पेटल का एक दूसरे के साथ नहीं। देखो यहाँ ध्यान देने वाली बात, आप कंफ्यूज हो सकते हो। जो एक पुष्प में सेपल, वो जैसे 5 हैं, वो पांचों सेपल एक दूसरे के साथ किस तरीके से व्यवस्थित है, तो वो दल विन्यास किसमें कहलाएगा? सेपल्स में। और पेटल्स एक दूसरे के साथ में अपनी ही समान अन्य पेटल के साथ में कैसे अरेंज्ड है, उसके हिसाब से वो कहलाएगा पेटल्स में दल विन्यास। तो हम इसे एक एक करके समझना चाहेंगे और एक एक करके इसे स्टडी करना चाहेंगे। ठीक है जी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर सबसे पहला है कोर स्पर्शी वॉल्वेट एस्टिवेशन। फर्स्ट है कोर स्पर्शी वॉल्वेट एस्टिवेशन। वॉल्वेट कौन? वॉल्वेट एस्टिवेशन, दल विन्यास। ठीक है, ये तो यहां समझ सकते हैं, जब पुष्प में सेपल अथवा पेटल्स अथवा सेपल्स एक ही सतह पर अतिव्यापन रहित
नॉन ओवरलैपिंग, नॉन ओवरलैपिंग अवस्था में, अवस्था में व्यवस्थित होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, कोरस्पर्शी विन्यास कहलाता है। ठीक है, कोरस्पर्शी विन्यास कहलाएगा। उदाहरण आप क्या लोगे? उदाहरण के नाम पर कैलाट्रोपस, है ना, आँख, कैलाट्रोपस। ये इसके बाद में आपका धतूरा, है ना, इसमें भी यही चीज़ हमें देखने को मिलती है। ये चीज़ होगी, है ना। धतूरा का मतलब क्या होना गया? सोलेनेसी, है ना। अच्छा, लिलिएसी में भी ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। लिलिएसी कुल में परिदल, परिदल याद रखना, वहाँ दल नहीं है, परिदल पुंज मतलब पेरियंथ में भी, में भी कोरस्पर्शी, स्पर्शी व्यवस्था होती है, होती है ना, ऐसे। अब एक ही पुष्प में दो अलग अलग व्यवस्थाएं हो सकती हैं, है ना। तो जैसे अपन मटर में देखें तो मटर के जो कैलिक्स हैं वो बॉलवेट हैं, जबकि उनके पेटल्स में वैक्सिलरी एस्टिवेशन, है ना। तो मैं वो भी यहीं पर लिख देता हूँ। मटर के सेपल होते हैं वॉलवेट, है ना, और पेटल्स होते हैं, पेटल्स कैसे होते हैं? वैक्सिलरी, वैक्सिलरी एस्टिवेशन, वैक्सिलरी एस्टिवेशन के फॉर्म में होते हैं। तो ये मटर के रेस्पेक्ट में ये बात हो सकती है ना। इसके बाद में अगर हम बात करें इसकी, आपके सरसों, तो सरसों में भी कहानी अलग है। कैसे? तो सरसों में क्या शो होता है, ये बातें समझने की हैं। क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड, इसलिए खास पढ़ाने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मतलब की चीज़ आप तक नहीं पहुंचे तो उसका फिर कोई मतलब नहीं निकलता। सरसों के पेटल्स वॉलवेट एस्टिवेशन और सेपल, सेपल्स शो करते हैं इम्ब्रिकेट, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। क्लियर? ऐसे तो ये चीज़ है ना।
अब इसके मैं चाहता हूँ कि डायग्राम आप एनसीईआरटी से बनाएं तो बेहतर है। वैसे मैं आपको एक छोटे से डायग्राम के जरिए समझा देता हूँ। आपको बनाना एनसीईआरटी से, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो सेपल या पेटल्स हैं, ये मान के चलो कि ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये है पांचवा, ठीक है। तो ये इस तरीके से, लाइक दिस। ये ऐसे, ऐसे। अब इसमें कोई भी पेटल्स सेपल किसी को ओवरलैप नहीं करता, सब एक दूसरे की समान सतह पर व्यवस्थित हैं, अतिव्यापन नहीं दर्शाते। तो ये वॉल्वेट एस्टिवेशन हो जाएगा। क्या? वॉल्वेट एस्टिवेशन, वॉल्वेट एस्टिवेशन, एस्टिवेशन, क्लियर। तो ये वॉल्वेट एस्टिवेशन को शो करता है। अब हम नेक्स्ट पर बात करेंगे, वो है ट्विस्टेड। कौन सा? ट्विस्टेड एस्टिवेशन, ट्विस्टेड। नेक्स्ट, ट्विस्टेड। ट्विस्टेड एस्टिवेशन। सेकेंड है ट्विस्टेड। ट्विस्टेड को हिंदी में हम कहते हैं व्यवर्तित, व्यवर्तित, व्यवर्तित एस्टिवेशन, एस्टिवेशन। इसमें क्या होगा, इसमें सेपल या पेटल, खासतौर से पेटल में एक जो सिरा होगा वो दूसरे सेपल या पेटल के अंदर होगा, ऐसे ऐसे, एक सिरा ऊपर एक सिरा नीचे, है ना। अब जो ये है, इसमें फिर अगली कहानी ये होगी कि ये ऊपर होगा और ये नीचे होगा, मतलब एक सिरा ऊपर और एक सिरा नीचे की तरफ व्यवस्थित होगा। तो कह सकते हैं जब पेटल्स का एक सिरा अन्य पेटल, जब पेटल का एक सिरा अन्य पेटल से अतिव्यापित होता है, अतिव्यापित होता है, तब व्यवर्तित, व्यवर्तित दल विन्यास होता है, ठीक है, व्यवर्तित। इसका उदाहरण एक है, बेस्ट एग्जाम्पल है, ये उदाहरण क्या है, मालवेसी, मालवेसी
ठीक है। मालवेसी में क्या, चाइना रोज, चाइना रोज है ना। ए मतलब आप ऐसे मान सकते हो कि एक पेटल अंदर और एक बाहर, ऐसे। कुछ ऐसे। इसमें क्या हो रहा है, ये इसके ऊपर, ये इसके नीचे, तो फिर ये इसके अंदर होगा और ये इसके ऊपर, ऐसे। ये इसके, तो ये इसके ऐसे। आप देख रहे हो कि ये सिरा अपर साइड, ये लोअर साइड, अपर लोअर, अपर लोअर, अपर एंड लोअर, ठीक, ऐसे। फिर क्या हुआ कि इसको ऐसे, फिर क्या हुआ, ऐसे। तो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। ऐसा ही आपके एनसीईआरटी में भी बना हुआ है। तो ये कंडीशन कहलाएगी क्या, ट्विस्टेड। और ये मालवेसी कुल में खास तौर से पाई जाती है गुड़हल में, ये कॉटन में भी मिल जाएगी, कॉटन, कपास, कॉटन, भिंडी में भी आपको दिख जाएगी। तो ये सारी व्यवस्थाएं आपको दिख जाएंगी, ओवरलैपिंग कंडीशन में ये प्रेजेंस होंगे, ठीक है। इनमें टाइम लगता है, मतलब नहीं है, आप सीधे सीधे एनसीईआरटी से बना लेना, है ना। बस ये है कि ये क्या है, ये आपको मैं समझा रहा हूँ। अब नेक्स्ट है इसमें इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट है ना, इम्ब्रिकेट को हिंदी में कहते हैं कोरछादी। इम्ब्रिकेट, 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 कोरछादी, एस्टिवेशन, एस्टिवेशन। अब कोरछादी एस्टिवेशन का मतलब क्या, जब पुष्प में एक पेटल पूर्णतः बाहर तथा एक पूर्णतः अंदर की तरफ, अंदर की तरफ व्यवस्थित होता है, व्यवस्थित होता है ना। तब जबकि अन्य अन्य ट्विस्टेड अवस्था में होते हैं, ट्विस्टेड, व्यवर्तित अवस्था में होते में होते, ठीक है।
मतलब एक पूर्णतः बाहर और एक पूर्णतः अंदर, बाकी जितने भी बचते हैं वो व्यवस्थित कंडीशन, मतलब एक सिरा अंदर और एक सिरा बाहर व्यवस्थित अवस्था में होता है ना। तब क्या लाता है, तब कूर्छादी दल विन्यास कहते हैं, दल विन्यास कहते हैं। क्लियर है ना। उदाहरण इसका क्या होगा, उदाहरण है गुलमोहर, ठीक है, बबूल आदि, है ना। अब इसमें देखना ये ऐसे, अब इसमें क्या, तो ये पूर्णतः बाहर, ये पूर्णतः अंदर मान लेते हैं, है ना, और बाकी सब अंदर बाहर है। ऐसे अब ये पूर्णतः ऐसे, अब ये इस तरीके से, तो आप क्या देख रहे हैं, ऐसे, ऐसे, ऐसे। तो देखो ये पूर्णतः बाहर है और ये अंदर है, बाकी इनर आउटर इनर आउटर इनर आउटर। तो ये व्यवस्थित कंडीशन में है तीन, और ये अपर टोटल इनर। तो ऐसी कंडीशन होती है तो हम इसे इम्ब्रिकेट कहते हैं। और क्विंकन्सियल की कहानी में ये होता है कि जब दो अंदर हो और दो टोटली बाहर हो, बाकी अंदर बाहर हो, तो वो क्विंकन्सियल कहलाता है ना। या अच्छा, ये बात, क्विंकन्सियल भी एक तरीके से इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन ही है ना। क्विंकन्सियल, क्विंकन्सियल का जिक्र एनसीईआरटी में नहीं है, तो ज़बरदस्ती पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो क्विंकन्सियल वैसे तो रेनन प्लस में पाया जाता है ये चीज़। तो हम एनसीईआरटी के हिसाब से बात करें, आगे का है अपना वैक्सिलरी ध्वजक दल विन्यास, चौथा ध्वजक दल विन्यास, वैक्सिलरी एस्टिवेशन, ध्वजक, चौथा है ध्वजक वैक्सिलरी दल विन्यास। ठीक है, यह हवेसी मटर के कुल का विशिष्ट लक्षण है, लक्षण है। ठीक है, विशिष्ट लक्षण।
अच्छा जी, इसमें एक पेटल स्टैंडर्ड कहलाता है। डर्ड जो सबसे बड़ा है, स्टैंडर्ड है जो सबसे बड़ा होता है तथा विंग्स पंख को एक सिरे पर अतिव्यापित करता है। अतिव्यापित करता है, ठीक है। अतिव्याप ओवरलैप करता है, ठीक है। जबकि अन्य दो पेटल्स है ना, एक सिरे पर आपस में जुड़कर नौका के समान संरचना बनाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें नोतक कील कहा जाता है, ठीक है। नोतक या कील कहा जाता है। अब हम इसका डायग्राम देखें। मटर के पेटल्स में खासतौर से ये पाया जाएगा ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस जगह एग्जाम में पूछा जाता है। ये कुछ इस तरीके से ये स्टैंडर्ड हो गया, ये विंग्स हो गए, पॉलीपेटलस अवस्था है, पेटल्स एक दूसरे से अलग ऐसे। ऐसे ये विंग्स कहलाता है ना। और इसके नीचे जो स्ट्रक्चर है ऐसे, वो होता है कील। दिस इज कॉल्ड कील। ऐसे ये कील कहलाता है, ऐसे।
एक सिरे पर जोड़ा है, बोट की आकृति बनाता है, तो ये तो कहलाता है स्टैंडर्ड। स्टैंड स्टैंडर्ड। ओके, इसे कहते हैं विंग, पंख। इसी को अला भी कहा जाता है, अला। ये हैं कील या नोतक, इन्हीं को कैरिना भी कहते हैं, कैरिना। ये तो ये कहीं ना कहीं वैक्सिलरी एस्टिवेशन, ठीक है, आप इसे अच्छे से याद रखें। ये फार्मेसी के रेस्पेक्ट में भी इम्पोर्टेंट है, फार्मेसी एनसीईआरटी में स्टडी कराई जाती है, और यहाँ वैक्सिलरी के रेस्पेक्ट में भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं है विन्यास, दल विन्यास, खास तौर से पेटल के रेस्पेक्ट में है। वैक्सिलरी एस्टिवेशन सेपल में नहीं पाया जाता, ये एस्टिवेशन पेटल्स में ही पाया जाता है ना। तो ये चीज़, तो जब एस्टिवेशन आप पढ़ लेते हैं तो कहीं ना कहीं ये कोरोला की कहानी समाप्त हो जाती है। अब बात आती है स्टेमेंस की। स्टेमेंस क्या हैं, कैसे हैं, ये बात स्टडी होगी स्टेमेंस के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अगली कहानी है स्टेमेन या पुंकेसर। स्टैंडर्ड एंड्रोसियम, एंड्रोसियम का मतलब पुंकेसर, ठीक है। इसकी इकाई क्या है, यूनिट। स्टेमेन यह है पुष्प में नर प्रजनन अंग, नर प्रजनन अंग के रूप में तीसरे चक्र में पाया जाता है। तीसरे चक्र में पाया जाता है, ठीक है। इकाई क्या है, स्टेमन। प्रत्येक स्टेमन प्रमुख दो भागों
प्रमुख दो भागों एंथर लोब, पुंकेसर पाली। पाली तथा पुतंतु फिलामेंट पुतंतु में बटा होता है, ठीक है। यह दोनों आपस में संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू से जुड़े होते हैं, ठीक है। आपस में ये कनेक्टिव से कनेक्ट होते हैं, जुड़े होते हैं। तो इनकी संरचना की बात की जाए तो इनकी संरचना हम ऐसे देख सकते हैं कि ये एक एंथर लोब है और ये एक फिलामेंट है, ठीक है। दिस इज एंथर लोब ये, और ये है फिलामेंट। ये जो भाग है ये है कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। और ये है एक फिलामेंट। क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन तो एक स्टेमन की संरचना इस तरीके से होती है ना। उसमें कनेक्टिव, एक्चुअली ये आपको 12th के एनसीईआरटी में भी पढ़ना है, इसीलिए उसी के रेस्पेक्ट में हम बात आपसे कर रहे हैं, ठीक है। इसमें एक चीज याद रखना, एक मोनोथिकस अवस्था होती है, इसे याद रखना। मोनोथिकस स्टेमन मालवेसी गुड़हल डाइथिकस स्टेमन अधिकांश पौधों में होते हैं, ठीक है। ये अधिकांश पौधों में होते हैं। अब हम एडल्फी शब्द पढ़ेंगे। एडल्फी संघीय है ना। अच्छा, एक शब्द और है यहाँ पर, स्टेमिनॉइड। इसे अच्छे से पढ़ा जाए। स्टेमिनॉइड वंध्य पुंकेसर बोलते हैं इसको, वंध्य पुंकेसर है ना। जब
स्टेमेन में निषेचन योग्य परागकण निर्मित नहीं होते हैं, तब वंध्य पुंकेसर, तब स्टेमिनॉइड वंध्य पुंकेसर कहलाते हैं। ठीक है, वंध्य पुंकेसर कहलाते हैं ये चीज। अब जैसे एपिपेटलस स्टेमन होते हैं, एपिपेटलस है ना, दल लग्न एपिपेटलस, जब स्टेमेंस पुष्प के अंतःदल भाग से जुड़े होते हैं। ठीक है, एपिपेटलस कहलाते हैं, जुड़े होते हैं। उदाहरण सोलेनेसी मीन्स धतूरा, है ना, मिर्च आदि। ये ठीक है, तो ये सब चीज़ें स्टेमेन। ओके, अब हम अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे इसकी फर्दर स्टडी, फिर गायनोसिस, है ना। ओके, थैंक यू।